हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो बी ए बी एस सी बी कॉम का जो सेकंड सेमेस्टर का इंग्लिश का जो कंपलसरी पेपर होता है, फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ए कम्प्रहेंसिव इंट्रोडक्शन, उससे संबंधित मैं आपके सामने सभी महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले देखो पेपर किस तरीके से आएगा। यहाँ पे आपके सामने मैं वोकेबलरी के सभी प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। फिर जो आपकी ग्रामर आती है, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। फिर जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से संबंधित प्रश्न आते हैं वो आपके सामने लेकर आया हूँ। फिर आपके सामने जो सब्जेक्ट से संबंधित प्रश्न आते हैं, मतलब जो चैप्टर आते हैं उससे संबंधित देखो मैं क्वेश्चन आंसर आपके सामने लेके महत्वपूर्ण सभी। फिर अपन बात करेंगे आपके जो जॉब एप्लीकेशन आती है, सीवी वगैरह आते हैं, है ना, और रिपोर्ट वगैरह जो आपके सामने आती है, जो रिपोर्ट के क्वेश्चन है वो भी मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो सभी के सभी प्रकार के क्वेश्चन है वो आपके सामने देखने को मिलेंगे। सभी प्रश्नों के मैं आपके सॉल्यूशन भी दूंगा। ये कंप्लीट वीडियो होने वाला आपके लिए, मतलब अगर आपने इस क्लास को देख लिया तो आपको एक्स्ट्रा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं आपको अभी बता देता हूँ, सिर्फ ये क्लास देखनी है, आपको कुछ नहीं पढ़ के जाना, कुछ एक्स्ट्रा किताब नहीं खरीदनी, कुछ नहीं करना, सिर्फ ये वीडियो देख लो और मैं आपको इस विश्वास दिलाता हूँ इसी वीडियो से देखकर आप आराम से पेपर को पास कर लोगे। लेकिन वीडियो शुरू करें इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ के साथ बीएससी, बीए, बीकॉम तीनों के तीनों सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर मैंने यूनिवर्सिटी चैंपियन यूट्यूब चैनल पे डाल दिए हैं, वहाँ से आप जरूर से देखना। मैं आगे बता दूंगा कहाँ पे डाल रखे हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, आप में से 90% लोग वीडियो देख लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो पहला क्वेश्चन है, वेयर आर द सम सेंटेंसेज फिल इन द करेक्ट वर्ड इन द एंड ऑफ द सेंटेंस। तो देखो क्या होता है, आपके पेपर में होमोनिम और होमोस के पर्सन आते हैं। मतलब होमोनिम वो वाले पर्सन होते हैं जिनकी बोलने में तो आपको एक जैसे लगेंगे, लेकिन जब आपको अर्थ होता है ना, उनका जो मीनिंग होती है वो डिफरेंट होती है। तो उन शब्दों को क्या बोलते हैं, होमोनिम बोलते हैं। तो वो वाले पर्सन आपके सामने आते हैं। कुछ में मतलब आपको दो लिखने पड़ते हैं, या फिर कई यूनिवर्सिटी में आपको क्वेश्चन पूछकर उनमें से आपको फिलअप करना पड़ता है। तो दोनों ही चीज़ें आपको यहाँ से कवर हो जाएंगी। तो पहला क्वेश्चन है, ये शेखावाटी यूनिवर्सिटी के लिए भी महत्वपूर्ण है, या फिर राजस्थान यूनिवर्सिटी या कोई अन्य यूनिवर्सिटी से हो तो आप ये सभी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है, द बस कंडक्टर आस्क्ड राजू फॉर द। तो बस कंडक्टर ने राजू ने किसके लिए कहा। तो देखो किसके लिए कहेगा, FAIR, फेयर। फेयर मतलब होता है कोई भी चीज स्पष्ट रूप से, और FARE, फेयर, फेयर मतलब होता है कोई भी चीज का किराया। तो किसके लिए कहेगा, किराए के लिए कहेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आएगा वो क्या आंसर आएगा, FAIRE। समझ गए। देखो FAIR फेयर, FARE फेयर, दोनों का बोलने में एक जैसे शब्द है लेकिन मीनिंग दोनों का अर्थ है। इसका अर्थ होता है स्पष्ट रूप से, इसका अर्थ होता है किराया लेना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आई वाट डू यू वॉन्ट टू व्हेन यू ग्रो अप। तो तुम क्या चाहते हो, है ना, तुम बड़े होने के लिए क्या चाहते हो। तो मतलब इस चीज में देखो दो बी है यहाँ पे, ये भी बी है और ये भी बी है। ये है जब वर्ब के रूप में आती है, और ये मधुमक्खी वाले छत्ते के लिए, मधुमक्खी के लिए आती है। तो इसका यहाँ पे कौन सी बी आएगी, बी ई वाला बी आएगा। मेरे हिसाब से आपको सभी चीज़ें समझने में आ रही होंगी। आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब बटन जरूर से दबाना। तीसरा क्वेश्चन है, द रेट रन इनसाइड द। तो पहला ऑप्शन है होल, एच ओ वाली होल, और WHO वाली वोल। तो HO वाली होल इसका अर्थ होता है, इसका तो अर्थ छेद, छेद या कोई बिल, और WHO वाली वोल मतलब होता है संपूर्ण। तो देखो इसमें इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा, HO वाली होल, क्योंकि कोई भी जो चूहा है वो किसके अंदर जाएगा, बिल के अंदर जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा, होल। अब देखो कई यूनिवर्सिटी में क्या होता है, आपको ऐसे भी लिखने आते हैं कि दो होमोनिम्स लिखे। तो जैसे आप ये लिख सकते हो, होल लिख देना, वो लिख देना, FAIR फेयर लिख देना, फेयर लिख देना। समझ में आ गया। और ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको इस प्रकार से करना है। 5वां नंबर क्वेश्चन है, आई डैश यू इन द रेस, आई वॉज द फर्स्ट। तो आप मतलब अगर तुम मुझे हरा दोगे तो तुम क्या होगे, फर्स्ट आओगे। तो हराने के लिए क्या आता है, बीट, BAT, बीट। तो यहाँ पे क्या आएगा इस क्वेश्चन का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, BAT, बीट। अब बढ़ते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। द लिटिल बॉय गेव द डॉग ए डैश ऑफ द ब्रेड। तो छोटे बच्चे ने कुत्ते को क्या दिया, तो क्या देगा, ए पीस ऑफ ब्रेड। तो यहाँ पे एक है PIECE, इस पीस का अर्थ होता है टुकड़ा। समझ, ए पीस ऑफ ब्रेड, एक ब्रेड का टुकड़ा, और एक होता है PEACE, इस पीस का अर्थ होता है शांति होना। ठीक है।
मेरे हिसाब से आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आप बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है ट्रांसलेट द वर्ड इन इंग्लिश। तो आपको सभी शब्दों को किस में बदलना है, इंग्लिश में बदलना है। तो पहला शब्द है अधिगम, ये हिंदी में आया है और इसको आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। तो सॉल्यूशन भी मैंने साथ के साथ दे रखे हैं। पहला शब्द है अधिगम, अधिगम का अर्थ होता है लर्निंग करना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, लर्निंग होगा। आपको पेपर में अधिगम दे के रखेंगे और आपको इंग्लिश में लिखना पड़ेगा क्या आएगा, लर्निंग। फिर दूसरा क्या क्वेश्चन आया था, कौशल। तो कौशल का सही आंसर क्या होता है, स्किल, SKILL स्किल। फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन है मूल्यांकन। तो मूल्यांकन का अर्थ होता है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ का आप इवोल्यूट करते हो, मूल्यांकन करते हो, मतलब जैसे आपकी परीक्षा में कितने नंबर आए, तो ये वो आपका क्या होता है, मूल्यांकन होता है, इवोल्यूशन होता है, इवेल्युएशन। 4 नंबर क्वेश्चन है अभिरुचि। तो अभिरुचि का सही अर्थ क्या होता है, इंटरेस्ट। तो किसी भी चीज़ में आपको रुचि होती है उसको क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट। 5वां नंबर क्वेश्चन आया था स्वार्थी। तो स्वार्थी किसके लिए क्या आता है, सेल्फिश आता है। चौथा नंबर क्वेश्चन है ईमानदार। ईमानदार के लिए क्या आपने सबने पढ़ा होगा, होनेस्ट, ओनेस्ट आता है। 7 नंबर क्वेश्चन है खोज करना। तो खोज के लिए क्या आता है, सर्च आएगा। तो ये सभी प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आएंगे आपके सामने सभी के सभी जो हिंदी में दे के रखेगा और उनको आप किस में करना पड़ेगा, इंग्लिश में करना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को। ऐसे वाले प्रश्न जिनको आपको हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। तो पहला क्वेश्चन कौन सा है, ब्लूप्रिंट। तो ब्लूप्रिंट का अर्थ होता है ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट मतलब क्या होता है, खाका तैयार करना, प्रारूप भी जिसे बोलते हैं अपन। दूसरा नंबर क्वेश्चन है ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग तो आप सबको पता है, परीक्षण के लिए आता है। जैसे आप कोई भी चीज़ की, आप कोई भी जॉब लगते हो तो सबसे पहले आपको ट्रेनिंग दिया जाता है उस फील्ड से संबंधित। फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन है साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी का क्या अर्थ होता है, मनोविज्ञान। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने जो प्रश्न मैं लेके आई हूं। चौथा नंबर क्वेश्चन है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी का अर्थ क्या होता है, अभिव्यक्ति करना। 5वां नंबर क्वेश्चन है वो क्या है, मेमोरियल। मेमोरियल का अर्थ क्या होता है, स्मारक। स्मारक जैसे गांधी जी का स्मारक हो गया, नेहरू जी का स्मारक हो गया, वो सभी क्या होता है, स्मारक होता है। 6वां नंबर क्वेश्चन है सुपरिचुअल। तो स्पिरिचुअल, तो इस क्वेश्चन का इसका सही अर्थ क्या होता है, अंधविश्वास होता है। 7वां नंबर क्वेश्चन है वो क्या है, चैलेंज। चैलेंज का क्या अर्थ होता है, चुनौती देना। आप देखो ये सभी प्रकार के प्रश्न आते हैं आपके वोकेबलरी के अंदर। सबसे पहले आपके सामने आएंगे जो ग्रामर इससे संबंधित प्रश्न, होमोनिम से संबंधित प्रश्न, फिर आएंगे आपको हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करने वाले प्रश्न, और फिर आएंगे आपको इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट वाले करने वाले प्रश्न। मैंने आपको एक सेकंड के लिए रोकना चाहूँगा। आप जैसे चैनल के अंदर जाओगे, चैनल यूनिवर्सिटी चैंपियन के अंदर, तो वहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाना। आपको प्लेलिस्ट के सेक्शन में गए तो यहाँ पे आपको देखो, सबसे पहले बात करें आपको इंग्लिश की तैयारी के लिए कहाँ मिलेगा मटेरियल। प्लेलिस्ट में थोड़ा नीचे जाओगे, वहाँ पे लिखा होगा जर्नल इंग्लिश। जर्नल इंग्लिश पे क्लियर करोगे तो आपको देखो ये पेपर हुआ था थोड़े दिन बे सेकंड सेमेस्टर का, उससे संबंधित प्रश्न। सिलेबस क्या आएगा ये भी डाल रखा है मैंने, एंटोनिम, सिनोनिम, सभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन है, ठीक है। और क्या क्या पढ़ना आपको वो सारे हैं, तीनों के मॉडल पेपर डाल रखे हैं, और आपको वोकेबलरी का भी सेक्शन डाल रखा है। फिर अपन बढ़े BA के गेस्ट पेपर से संबंधित प्रश्न। फिर अपन बढ़ते हैं BA के, आप बोलोगे हम BA के स्टूडेंट हैं तो BA के कहाँ से तैयारी करें। तो देखो ज्योग्राफी का पेपर है, इकोनॉमिक्स का पेपर है, साइकोलॉजी का पेपर, इंग्लिश लिटरेचर का पेपर है, हिंदी साहित्य का पेपर है ना, हिस्ट्री का पेपर है, पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, और सभी पेपर मैंने डाल रखे हैं, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। फिर अपन बात करें BSc के, तो BSc के आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाएंगे आपको BSc वाली के अंदर। फिर अपन पहुंचे बीकॉम के, तो काफ़ी स्टूडेंट है कि हम बीकॉम के स्टूडेंट हमारे लिए कहाँ पे डाल रखे, तो बीकॉम के आपके लिए, बीकॉम वालों के लिए यहाँ पे डाल रखे तीनों के गेस्ट पेपर। तो मैंने आपको बता दिया कि आपको गेस्ट पेपर कहाँ से लेने हैं, सभी के सभी। और पिछली बार जो हमने गेस्ट पेपर दिए थे उसमें से 70 से लगभग 60 से 70% तक पेपर ऐसा कैसा आया था। तो अभी आप जरूर से उसकी तैयारी करना। आप बढ़ते हैं, आपको सबसे पहले ग्रामर में जो प्रश्न आएंगे वो किसके आएंगे, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने वाले। तो सबसे पहला प्रश्न है मेरगी सेड दैट आई हेट स्कूल। तो आपको पता होता है जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है उसमें चेंज करने का क्या नियम होता है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, जो से और जो सेज है वो किस में चेंज हो जाता है, टेल और टेल्स के अंदर, ठीक है। सेड है ना, सेड वो ऐसा कैसा रहता है, किस में, सेड में रहता है। और जो प्रेजेंट टेंस है वो पास्ट टेंस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। फ्यूचर टेंस है उसमें विल शैल
जो है वो किस में चेंज हो जाते हैं, विल हो जाता है वुड में, शैल चेंज हो जाता है शुड में। और जो पास्ट टेंस है, प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस में कन्वर्ट होएगा। जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस की कौन सी आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो वो किस में चेंज होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। और जो दूसरी बात करें डू डज जाता है, वो किस में चेंज हो जाएगा, डिड में चेंज हो जाएगा, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चेंज होगा। कंटिन्यूस टेंस की बात करें तो इज एम आर आता है, ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आता है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो चेंज हो जाता है वॉज वर्ब में, वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी में। फिर आता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, उसमें क्या आता है, हैज और हैव की प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वो किस में कन्वर्ट होता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। लेकिन होगा कब, जब यहाँ पे सेड दे के रखेगा तभी। टेल और टेल्स दे के सॉरी से और सेज दे के रखेंगे तो कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। और अब अगर अपन बात करें आपको सिंपल सी चीज़ की, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की, प्रेजेंट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की बात करें तो वो किसमें, उसमें क्या आता है, हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हैड में कन्वर्ट हो जाएगा। हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो ये होता है फॉर्मेट जहाँ पे सेड दे के रखेंगे। और जो फ्यूचर का बता दिया, अब मैं आपको बताऊंगा पास्ट का। तो पास्ट जो सिंपल टेंस आएगा, मतलब आपको अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है तो वो किस में चेंज होती है, वो चेंज होती है पास्ट परफेक्ट टेंस में। मतलब क्या आएगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होगी, ठीक है। अब बात करें अपन पास्ट कंटिन्यूस टेंस की, तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। मतलब वॉज और वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, उसको किस में चेंज करेंगे अपन, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो ये टेंस के चेंज से संबंधित कुछ रूल होते हैं, बाकी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, एग्जांपल से आप अच्छे से समझ जाओगे, आप इनको रट के चले जाना लगभग। मेगरी सेड दैट आई हैड द स्कूल, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, ये सेम टू सेम लिख देना है जहाँ पे सेड है, तो मेगरी सेड। फिर आपको ध्यान रखना है जहाँ पे सिंपल टेंस हो, जहाँ पे अगर आपको ये मतलब क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस अगर नहीं दे रखा है तो आपको क्या लिखना है, वहाँ पे दैट लगा देना है। क्या लगा देना है, दैट, THAT। सिंपल टेंस हो तो वहाँ पे आपको दैट लगा देना है। फिर क्या आएगा, आई। अब देखो आई क्या होता है, आई, वी और यू, ठीक है, ये होते हैं फर्स्ट सब्जेक्ट, ये सेकंड सब्जेक्ट। तो जो आई और वी होता है ना, वो हमेशा किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, और यू है वो हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो यहाँ पे देखो आई है, आई क्या है, एक सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट किसके लिए आया है, मैगरी के लिए आया है, मार्गी के लिए, या मारिया बोल दो, कुछ भी बोल दो, जिसके लिए आया है। तो एक लड़की है, तो आई किसके अनुसार चेंज होगा, मारिया के अनुसार, और मारिया क्या लड़की, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, सी आएगा। तो इसमें किसमें कर देंगे, सी कर देंगे। मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, क्या तो यहाँ पे सी लिख देना या आप ही लिख देना बस, ठीक है। फिर क्या आएगा, हेट, HAT। हेट क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो मैंने बताया था वो किस में चेंज होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस किस में चेंज होता है, पास्ट सिंपल टेंस में। तो पास्ट सिंपल टेंस की कौन सी फॉर्म होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो वहाँ पे क्या लगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म में क्या जाता है, ईडी जुड़ जाता है। तो ही हेटेड स्कूल का ऐसा कैसा जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो क्या होगा, मारिया सेड दैट शी हेटेड स्कूल। अब अगले वाला क्वेश्चन है, ही सेड आई कैन डू दिस वर्क। तो ये सिंपल टेंस है, ही सेड का ऐसा कैसा लिखा जाए, दैट का दैट लिखा जाएगा। आई किसके अनुसार चेंज हो जाएगी, ही के अनुसार। तो थर्ड जो होता है वो चेंज नहीं होता, सेम टू सेम आता है, तो ही का ही आ गया। कैन किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट में, कुड, डू का डू, दिस किस में चेंज होता है, दैट में, और वर्क का वर्क आ गया। तो ये क्या होगा, ही सेड दैट ही कुड दैट वर्क। आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से देख लो कैसे आपको करने हैं। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ अच्छी सी, जो क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस आएंगे वहाँ पे आपको किस में कन्वर्ट करना है, आपको वहाँ पे आस्क्ड लिखना है, सेड नहीं लिखना, उसके बदले क्या लिखना, आस्क्ड लिखना है। और अगर सिंपल टेंस आएगा जहाँ पे मतलब WH वर्ड नहीं आएगा, वहाँ पे आपको लिखना है वेदर या इफ, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। ही सेड वेयर एम आई सपोज टू गो नाउ। तो ये ही का ही आ गया,
सेड किस में चेंज होगा, आस्क्ड में चेंज हो जाएगा। वेयर एक WH वर्ड है तो ऐसा कैसा आ जाएगा, तो वेयर का वेयर आ गया। अब आई है, आई किसके अनुसार चेंज हो जाएगा, ही के अनुसार। तो ही आपको पता है ही सी इट दे ये कभी चेंज नहीं होते, ऐसे कैसे आते हैं, तो ही का ही आ गया। अब एम कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, चेंज किस में होगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। कौन सी वर्ब आएगी, वॉज वर्ब आएगी, तो वाज आ गया। सपोज्ड का सपोज्ड आ गया, टू गो का गो आ गया, और नाउ किस में चेंज होता है, देन में चेंज हो जाता है। तो ये तीसरे क्वेश्चन का ये आंसर होगा। अब बढ़ते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ। ही सेड टू हर विल यू अकम्पनी मी टू द थिएटर, तो ही का ही आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है, ठीक है, तो ही का ही आ जाएगा। सेड किस में चेंज हो गया, आस्क्ड में चेंज हो गया, हर का हर आ गया। अब मैंने यहाँ पे बताया था, यहाँ पे WH वर्ड नहीं है, सिंपल सेंटेंस है, तो किस क्या आएगा, इफ या वेदर किसी एक चीज का प्रयोग कर लो। तो आपने यहाँ पे क्या किसका प्रयोग किया, अपने इफ का प्रयोग किया। अब ध्यान में रखने योग्य बात है, यहाँ पे आया यू कौन सा सब्जेक्ट है, सेकंड सब्जेक्ट है। सेकंड सब्जेक्ट किसके अनुसार चेंज हो जाता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या, हर, तो हर के अनुसार यहाँ पे यू चेंज होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, सी आएगा, क्योंकि जो हर है ना सब्जेक्टिव केस होता है किसका, सी का, तो यहाँ पे सी आ गया। विल किस में चेंज हो गया, वुड में आ गया। कंपनी का कंपनी आ गया। मी, अब यहाँ पे देखो मी आया है, तो मी कौन सा है, फर्स्ट सब्जेक्ट है, किसके अनुसार चेंज होगा, ही के अनुसार, और आएगा ही के अनुसार चेंज होगा। मी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है, तो ऑब्जेक्टिव केस ही आना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही का हिम होता है, और टू द थिएटर सेम टू सेम आएगा। देखो सीधी सीधी बात बता देता हूँ मैं आपको, कुछ नहीं करना है। एक तो आपको दैट याद रखना है, ठीक है, आपके अधिकतर ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। अगर जहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं देखे ना, वहाँ पे सेम टू सेम छाप देना सेट के साथ, बाद में दैट लिख देना, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको आई और वी दिखे तो यहाँ पे ही छाप देना, यहाँ पे ही सी इट कुछ भी दे रखा ना वो छाप देना। और अगर आपको यू दिखे तो यहाँ पे आपको जो दिखे उसका सब्जेक्टिव केस छाप देना, बस यही होता है, और कोई ट्रिक नहीं है, और कोई मतलब ज़्यादा ध्यान में रखने वाली बात नहीं है, अगर आपको ज़्यादा ग्रामर नहीं आती है तो। अब बढ़ते 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। ही सेड ही फिनिश हिज वर्क यस्टरडे, तो ही सेड दैट का दैट आएगा। ही, अब देखो फिनिश्ड कौन सा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है किसकी, पास्ट सिंपल टेंस की, तो किस में चेंज हो जाएगा ये, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या आता है, हैड आता है, तो हैड फिनिश्ड हिज वर्क टू द डे यस्टरडे किस में चेंज होता है, द डे बिफोर में। तो ये सभी जो आपके इनडायरेक्ट थे, मैंने अपनी तरफ से पूर्ण रूप से कोशिश करी आपको समझाने की। अब बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। वॉइस में चेंज करना है, द टीचर प्राइज्ड हिम, तो टीचर ने उसकी क्या करी, प्रशंसा करी। तो अब मैं आपको बता देता हूँ वॉइस को किस हिसाब से चेंज करते हैं। देखो सबसे पहले नॉर्मल सेंटेंस क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस का ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, अच्छे से लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, और प्लस क्या हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट। ये एक नॉर्मल सेंटेंस का फॉर्मेट होता है। अपन इसको किस तरीके से चेंज करेंगे, वॉइस में किस तरीके से चेंज होता है, ऑब्जेक्ट, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखी जाएगा, पीछे से शुरुआत होएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखी जाएगी। मेन वर्ब हमेशा कैसी लिखी जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी, फिर क्या आएगा, बाई प्लस का सब्जेक्ट। ये फॉर्मेट होता है, क्या होता है, ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस का सब्जेक्ट। अब मैं आपको बता देता हूँ टेंस किस हिसाब से चेंज होगा। टेंस हमेशा अपने से सेकंड वाले में चेंज होता है, जैसे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस, वो किस में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। जैसे जहाँ पे मतलब आपको क्या दे रखा हो, डू डज दे रखा हो, वो किस में चेंज हो जाएगा, इज में चेंज हो जाएगा। लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किसी में चेंज नहीं होता है, वो कैसा रहता है, वहाँ पे आती है इज का आ जाता है, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, प्लस बाई प्लस का ऑब्जेक्ट आ जाता है। ये फॉर्मेट होता है उसका। आप देखो एक दिन में तो ये सभी चीज़ें समझ में नहीं आ सकती हैं, मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से समझा देता हूँ। द टीचर प्राइज्ड हिम, टीचर ने उसकी क्या करी, प्रशंसा करी। तो अपन शुरुआत करेंगे किससे, पीछे से शुरुआत करेंगे, ऑब्जेक्ट से। हिम एक ऑब्जेक्टिव केस है, इसका सब्जेक्टिव केस क्या होता है, हमेशा ही होता है, तो ही का ही आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या, प्राइज मतलब ये क्या, प्रशंसा, प्राइज की सेकंड फॉर्म है प्राइज्ड, तो ये वो किस में चेंज हो जाएगी,
वो चेंज हो जाएगा। ये सिंपल सा सेंटेंस है, द टीचर प्राइज्ड हिम, तो ये कैसे चेंज हो जाएगी, ही वॉज प्राइज्ड बाय द टीचर। तो कैसे होगा, देखो हिम का जो सब्जेक्टिव केस है वो क्या होगा, ही होता है। समझ में आ गया आपको। प्राइज क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब ये किस में चेंज हो जाएगी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वॉज या वर। वॉज किसके लिए आती है, सिंपल सिंगुलर के लिए, वर आती है प्लूरल के लिए। तो ही का क्या आएगा, सिंगुलर से है इसलिए वॉज आएगा, प्राइज्ड बाय द टीचर। अगले वाला क्वेश्चन है, द फायरमैन टुक द इंजर्ड टू द हॉस्पिटल। तो ये किस तरीके से चेंज हो जाएगा, इसका जो सब्जेक्ट है वो क्या है, द इंजर्ड टुक, टैग की जो सेकंड फॉर्म है टैग टुक टेकन। तो यहाँ पे ये क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, किस में चेंज हो जाएगी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ये वर्ड टेकन टू द हॉस्पिटल बाय द फायरमैन। अब मेरे हिसाब से मैंने आपको समझा दिया है, आप कर देना पेपर में। द टीचर प्लीज्ड, PLESED, प्लीज्ड मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना। तो ये भी प्लीज की जो सेकंड फॉर्म होती है, तो यहाँ पे क्या आएगा, वाज प्लीज्ड विद द बॉय वर्क। अगले वाला क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन, द मैनेजर विल गिव यू टिकट। तो ये इसका क्या आएगा, यू विल बी गिवन ए टिकट बाय द मैनेजर। एवरीवन विल ब्लेम अस। तो इस क्वेश्चन का जो सही क्या होगा, वी विल बी ब्लेम बाई एवरीवन। अब ये तो थे एक्टिव पैसिव, मैंने आपको बता दिया एक्टिव पैसिव किस हिसाब से चेंज करते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट किस प्रकार से चेंज करते हैं। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आगे मुझे क्वेश्चन आंसर भी कराने हैं और कंप्रीहेंशन भी कराना है। तो अब यह क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब और मतलब कॉम्प्लीमेंट प्लस ये आता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट प्लस एडवर्ब। ये कुछ चीज़ें होती हैं। सेंटेंस का बेसिक फॉर्मेट क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर आपकी वर्ब आती है, सबसे पहले आती है हेल्पिंग वर्ब, फिर आती है मेन वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, पास्ट टेंस वाली, इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, हैज, हैव, हैड, वाज, वर, विल, सेल। तो ये सभी क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है। मेन वर्ब क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ये वाली सभी मेन वर्ब होती हैं। कभी कभी मेन वर्ब भी हेल्पिंग वर्ब का रूप काम ले सकती है। फिर क्या आता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या बताता है, सब्जेक्ट मतलब भाई वो क्या कार्य कर रहा है वो। फिर कॉम्प्लीमेंट मतलब जो चीज़ें सब्जेक्ट के बारे में बताई जाए वो होती है कॉम्प्लीमेंट। और फिर आती है एडवर्ब। एडवर्ब हमेशा वर्ब की विशेषता बताती है, कॉम्प्लीमेंट हमेशा ऑब्जेक्ट की विशेषता बताएगा, एडवर्ब हमेशा किसकी विशेषता बताएगा, वर्ब की विशेषता बताएगा। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, आई लाइक माई टी हॉट। तो सबसे पहले आपको मैंने सबसे पहले कोई भी सेंटेंस आता है ना वो किससे शुरू होता है, इससे शुरू होता है सब्जेक्ट से। तो सब्जेक्ट तो कॉमन है इसमें से। तो सबसे पहले क्या, आई क्या आ गया, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर आपको ऐसे भी देखे इसमें से सब्जेक्ट कौन सा है, तो जो पहली चीज़ होती है ना वो हमेशा सब्जेक्ट ही होती है। तो वो क्या आएगा, सब्जेक्ट, आई है यहाँ पे। फिर क्या, लाइक। लाइक आपको पता है पसंद करना, ये क्या है, एक वर्ब है। तो सब्जेक्ट के बाद में हमेशा याद रखना वर्ब आएगा। फिर क्या, टी। अब किस चीज़ को पसंद करता है वो, तो किसको करता है, चाय को पसंद करता है। तो चाय क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है। फिर क्या, हॉट। अब हॉट क्या, गर्म क्या है भाई, वह गर्म चाय पसंद करता है। तो गर्म क्या, चाय है। तो ये क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव क्या होती है, जो ऑब्जेक्ट की विशेषता बताई। तो यहाँ पे विशेषता बता रही है नाउन प्रोनाउन की जो विशेषता बताते हैं वही एडजेक्टिव होते हैं। तो यहाँ पे टी की विशेषता कौन बता रहा है, हॉट बता रहा है, इसलिए क्या है, एडजेक्टिव है। देखो अगर आपको ऐसे भी नहीं पता तो ये सीख लो बस। एस फॉर सब्जेक्ट, वी फॉर वर्ब, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, सी फॉर कॉम्प्लीमेंट और वी प्लस एडवर्ब। ए मीन्स एडवर्ब। अगर ये भी याद कर लोगे ना आप, तो आप आराम से लिख कर आ सकते हो वहाँ पे। अब यहाँ पे बेंगलुरु, तो आपको पता है सबसे पहले तो हमेशा सब्जेक्ट आता है, तो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट आ गया। इज क्या है, एक मैन वर्ब है। क्या है, एक मैन वर्ब है ना। फिर क्या आएगा, ए क्या है, यहाँ पे आर्टिकल है। और ब्यूटीफुल, सिटी यहाँ पे एक क्या है, ऑब्जेक्ट, और ब्यूटीफुल भी उसका क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। तो ये इस प्रकार से पूरा। अब इसका अर्थ होता है बेंगलुरु एक बहुत सुंदर शहर है। अब बात करें तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ, ही केप्ट द पेंसिल इन हिज पॉकेट। ही केप्ट द पेंसिल इन हिज पॉकेट। तो ही क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है। वर्ब क्या है, केप्ट। कीप की जो सेकंड फॉर्म होती है वो केप्ट होती है। तो यहाँ पे क्या आएगा, वो वर्ब है। फिर द पेंसिल क्या है, ऑब्जेक्ट है। और इन हिज पॉकेट क्या है, इसका वो एडवर्ब केस है।
अब बढ़ते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ। द वर्कर कॉल हिम कॉमरेड। तो यहाँ पे द वर्कर क्या आएगा? सब्जेक्ट। हमेशा आपको पता है नाउन के साथ, नाउन हमेशा एक सब्जेक्टिव केस के रूप में काम करता है, और आर्टिकल ए एंड द हमेशा किसके साथ आता है? नाउन प्रोनाउन के साथ आता है। ठीक है, नाउन प्रोनाउन के साथ। ऐसे मतलब है किसी वर्ब के साथ आ जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, नाउन पहले नाउन आना चाहिए, फिर उसके बाद कुछ भी आ जाए। पहला क्या सेंटेंस? पांचवा नंबर क्वेश्चन है, द बॉम्ब एक्सप्लॉइड। तो यहाँ पे द बॉम्ब सब्जेक्ट है और एक्सप्लॉइडेड मतलब फटना, वो क्या है? वर्ब है। ईडी आपको जहां पर दिखे ना वहां पे हमेशा ये समझ लेना वो क्या होगी? वर्ब हो गई। अब ये थी यूनिट सेकंड जो किससे संबंधित थी? आपका पूरा ग्रामेटिकल सेक्शन था, मैंने पूरा का पूरा आपको अच्छे से पढ़ाया है। अब अपन बात करेंगे अपना यूनिट नंबर थर्ड की तरफ, जहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं, और सभी के सभी क्वेश्चन आंसर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर मैं आपको कराऊंगा। ठीक है। हाउ डज डॉक्टर कलाम मीन्स बाई ए नेशन ऑफ बिलियन पीपुल थिंक इलोबरेट। तो आपका इसका अर्थ है कि डॉक्टर कलाम का ए नेशन ऑफ बिलियन पीपुल मतलब करोड़ों लोगों के देश के बारे में क्या विचार थे डॉक्टर कलाम के, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर मैं एक एक चीज बता देता हूं। डॉक्टर कलाम सेज दैट आवर कंट्री हैज ए ह्यूज पॉपुलेशन। तो डॉक्टर कलाम जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम उन्होंने कहा, क्या कहा? कि हमारा देश एक बहुत बड़ा देश है, और फिर बिलियन पीपुल मतलब करोड़ों लाखों करोड़ों लोगों की जनसंख्या वहां पे बसती है। बट वी थिंक लाइक ए नेशन ऑफ द मिलियन पीपुल, वी शुड कीप योर थिंकिंग ऑन द हाई लेवल। लेकिन हम है वो अपनी थिंकिंग है उसको क्या रखते हैं? हमेशा ऊंचा रखते हैं। तो ये क्या विचार थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के कि भाई हमारा देश में बहुत ज़्यादा, भारत देश में बहुत ज़्यादा जनसंख्या बसती है, और हम अपनी थिंकिंग को, विचारों को बहुत ऊंचा रखते हैं। वी हैव गॉट ए सिविलाइज्ड हेरिटेज टू लिव इन ए पीसफुल लाइफ। हमारी एक बहुत ही सिविलाइज मतलब सुसभ्य है ना, हेरिटेज मतलब संस्कृति। तो हमारी हमेशा से एक बहुत ही अच्छी और सभ्य संस्कृति रही है, और हमें हमेशा अपनी एक पीसफुल जिंदगी, पीसफुल मतलब क्या होता है? शांतिपूर्ण जिंदगी जीने में विश्वास रखते हैं। वी शुड नॉट अलाउ एनी रिलीजन और एनी इंडिविजुअल फेनेटिज्म। हम किसी भी एक धर्म को, किसी भी व्यक्ति को, फेनेटिज्म का अर्थ होता है कट्टरवाद। जैसे कोई भी कट्टरवाद तो आप समझते होंगे, कोई भाई एकदम कट्टर विचार रखना जो दूसरे धर्म, संस्कृति, व्यक्तित्व को नहीं माने, वो क्या होता है? कट्टरवाद होता है। तो हम किसी भी व्यक्ति को, धर्म को या कोई लोगों को ऐसा वो नहीं देते हैं, अलाउ नहीं करते हैं कि वो एकदम कट्टर हो जाए अपने विचारों के प्रति। टू इंडेंजर आवर नेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनी अदर इंडिविजुअल रिलीजन और पार्टी। तो हमारे देश की अखंडता है, एकता है, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि कोई एक देश का धर्म या कोई एक रिलीजन या कोई एक व्यक्तित्व है। तो इस बात से मतलब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के क्या विचार थे मैं आपको एक समरी करके बता देता हूँ। वो ये बताना चाहते थे कि हमारा देश बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या रहती है, अलग अलग धर्म के लोग, विचारों के लोग, संस्कृति के लोग, वेशभूषा, आभूषण, सब कुछ अलग है हमारा, लेकिन फिर भी हम एक हैं। हमारी जो सभ्यता है ना, सिविलाइज हेरिटेज है, मतलब बहुत जो हेरिटेज है वो सिविलाइज है, बहुत सुसभ्यता है, सुसभ्यता से भरी हुई है। हम हमेशा शांतिपूर्ण जिंदगी जीना पसंद करते हैं, और हमारे देश में सभी जो धर्म है उनका सम्मान किया जाता है। हम किसी एक धर्म पर निर्भर नहीं है। चलो ये थे उनके विचार। अब बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। व्हाट वाज द फर्स्ट नेशन फॉर द नेशन, व्हाई डिड इट गिव। तो द फर्स्ट विजन फॉर इंडिया वाज टू, तो इस क्वेश्चन का मैं पहले अर्थ बता देता हूँ, प्रश्न क्या पूछा गया। व्हाट वाज द फर्स्ट विजन फॉर द नेशन, व्हाट डिड इट गिव। तो जो भारत के राष्ट्र था उसका पहला लक्ष्य क्या था, और हमने उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया। तो ये इस क्वेश्चन का जो सही अर्थ क्या है, द फर्स्ट विजन ऑफ इंडिया, द फर्स्ट विजन फॉर इंडिया वॉज टू गेट इंडिपेंडेंस। तो भारत के लोगों का पहला जो लक्ष्य यह था कि हमें स्वतंत्रता प्राप्त करनी है। टू क्रिएट द बेस्ट लीडर इन मैनी फील्ड लाइक पॉलिटिक्स, फिलोसफी, जुडिशरी, इंडस्ट्री एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और हमें अलग अलग क्षेत्र के एक बहुत ही समझदार और बहुत अच्छे नेतृत्व की जरूरत है। राजनीति में, मनोविज्ञान में, न्याय में, उद्योगपतियों में, टेक्निक और साइंस में। तो हमें सब इन सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही कुशल नेतृत्व की जरूरत है। आई एडिशन टू इट इम्प्रूवमेंट टू प्लेस इन मैनी एस्पेक्ट। और हमें इसके अलावा हर जगह पर क्या करना पड़ेगा,
इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। धीरे धीरे हमें क्या हर क्षेत्र में अपने आप को आगे बढ़ाना पड़ेगा। इन लिटरेसी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, चाहे हम हमारे देश के अंदर आपको पता है पहले निरक्षरता, अनपढ़ एक बहुत कम पढ़े लिखों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। तो उन्होंने बात करी कि पढ़ाई हमें अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। एग्रीकल्चर मतलब कृषि के जो उत्पादन है उसको बढ़ाना पड़ेगा। स्ट्रेटेजिक एरिया मतलब जो सेना वगैरह है उसको भी और बढ़ावा देना पड़ेगा। सर्टेन स्मॉल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री ऑफ योर नेशन, और हमें स्मॉल छोटे और बड़े उद्योगों को भी साथ के साथ बढ़ाना पड़ेगा। तो दूसरे क्वेश्चन में आपको क्या पूछा बताया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम में, उन्होंने ये बताया कि पहला लेसन तो पहला जो लक्ष्य हमारे देश का वो क्या था, इंडिपेंडेंस में स्वतंत्रता प्राप्त करना। उसके बाद दूसरा लक्ष्य क्या है, हमें हर क्षेत्र में आगे बढ़ना है, चाहे हमें राजनीति हो, चाहे हमारे न्याय हो, चाहे हमारी उद्योग हो, चाहे हमारा विज्ञान हो और चाहे तकनीक हो, हमें हर क्षेत्र में आगे बढ़ना है। और इसके अलावा हमारे जो कृषि है उसको बढ़ाना है, सेना को आगे बढ़ाना है, और जो शिक्षा है उस क्षेत्र में भी हमें आगे बढ़ना है ताकि हमारा देश है वो बहुत अच्छे से प्रगति कर सके। आप बढ़ते 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर द 5 की एरिया ऑफ इंटीग्रेटेड एक्शन रिक्वायर्ड टू द डेवलपमेंट इंडिया। तो भारत का जो 5 ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जिनमें भारत को प्रगति करने की जरूरत है। तो कौन से एरिया हैं। इन ऑर्डर टू रियलाइज ए डेवलप्ड इंडिया बाई 2020। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, उनका 2020 तक भारत को एक आधुनिक राष्ट्र बनाने का क्या था, एक लक्ष्य था। तो उन्होंने 5 ऐसे क्षेत्र बताए थे जिनमें भारत को क्या करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। हैव बीन आइडेंटिफाई फॉर द इंटीग्रेशन एक्शन। तो हमें 5 उन क्षेत्रों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ना खोजना पड़ेगा वो कौन से क्षेत्र हैं। तो कौन से क्षेत्र उन्होंने बताया था, पहला था एग्रीकल्चर मतलब कृषि, फिर क्या फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग क्या होता है, खाद्य प्रणाली को आगे बढ़ाना। जैसे बाजार के अंदर अनाज तो आ गया, लेकिन अनाज आपको पता है शहरों में अनाज को पहुंचाना वो क्या होता है, एग्रीकल्चर फूड प्रोसेसिंग होता है। एजुकेशन शिक्षा, हेल्थ केयर मतलब क्या होता है, स्वास्थ्य संबंधित चीज़ें, और इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जो सड़क वगैरह हो गया उससे संबंधित। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और तकनीक से संबंधित आपकी जो जितनी भी तकनीक है उसको आगे बढ़ाना है। द प्रोसेस ऑफ द क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज एंड द स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज, इसके साथ हमें जो तकनीकी जितनी भी जो उद्योग हैं उनको भी हमें क्या बढ़ाना पड़ेगा। तो उन्होंने कौन से उद्योग बताए थे, कृषि को, शिक्षा को, स्वास्थ्य को और इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसके साथ टेक्नोलॉजी में भी हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तो उनके अनुसार इन सभी एरिया में हमें बहुत आगे बढ़ने की जरूरत है। अब बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डिड द गर्ल एट द स्टेशन सेल एंड हाउ मैनी टाइम डिड द ऑथर मीट हर। तो वो लड़की है वो मतलब स्टेशन के ऊपर क्या बेच रही थी और जो ऑथर है वो उनसे कब मिले। तो इस क्वेश्चन, द गर्ल सोल्ड बास्केट्स एट द स्टेशन। तो जो लड़की है वो क्या बेच रही थी, वो बास्केट्स कटोरियाँ बेच रही थी टू अर्न ए लिविंग, अपनी आजीविका चलाने के लिए, मतलब अपना खान पान चलाने के लिए। द राइटर मीट हर ट्वाइस, और लेखक उससे कितनी बार मिला, 2 बार। तो जो लड़की से लेखक है वो 2 बार मिला, और कहाँ पर मिला, स्टेशन पर मिला, और वो वहाँ पर क्या कर रही थी, अपनी जीविका चलाने के लिए कटोरियाँ बेच रही थी। अब बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। व्हाट एसोसिएशन द ऑथर वॉज विद डॉली। तो डॉली के साथ जो ऑथर है उसके क्या रिश्ते थे, उसके क्या संबंध थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या होगा, द राइटर मीट ए गर्ल एट दियोल स्टेशन। तो दियोल नामक जो स्टेशन है वहाँ पर जो राइटर है, लेखक है, वो उस लड़की से मिलता है। वाइल रिटर्निंग होम फ्रॉम दिल्ली। तो कब मिला, जब वह दिल्ली से वापिस अपने घर की तरफ लौट रहा था तब मिलता है। द पुअर गर्ल एट द प्लेटफॉर्म ऑफ द दियोल। तो दियोल या के जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर वो क्या उस गरीब लड़की से मिलता है। सी वाज अट्रैक्ट बाई हर चार्म, वो उसकी खूबसूरती से क्या हो जाता है, मोहित हो जाता है। ऑन हिज सेकेंड विजिट, उसकी जब वो वापिस पहली बार वो उस स्टेशन पर मिल गया, फिर वो वापिस पर आता है। सी गोज डीपर इन हिज लव फॉर द गर्ल, और वो उसके प्यार में क्या हो जाता है, और अधिक मोहित हो जाता है। बट लेटर विजिट ही डज नॉट सी हर, बट वो फिर से उस स्टेशन पर आता है तो उस लड़की को वहाँ पर नहीं पाता है। हावेवर हर मेमोरीज कीप ऑन हॉन्टिंग, उसकी जो मेमोरीज हैं, उसकी यादें हैं, वो उसको क्या करती हैं, बार बार तंग करती हैं इन हिज माइंड, उसके दिमाग में। वेन एवर ही पासेज दियोल ही लुक फॉर द गर्ल बट
टू नो एविल। वो हर बार उस स्टेशन पर, देओल नामक स्टेशन पर जाता है, लेकिन उसे वो लड़की नहीं मिलती है। तो ये उस लड़की के जो लेखक के साथ क्या थे, संबंध थे। तो आपको समझ में आ गया होगा ये प्रश्न। अब बढ़ाते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। व्हाट हैपन एट द प्लेटफॉर्म ऑफ द देओल व्हेन द ऑथर वाज रिटर्निंग बैक टू दिल्ली। तो जब ऑथर है, What happened at the platform of the Delhi when the author was returning back to the Delhi। तो जो क्या होता है जब जो ऑथर है, जो लेखक है, वो वापस देओल नामक जो वहाँ पर आता है, प्लेटफॉर्म पे आता है, तो क्या होगा, while returning from Delhi when the train reached at the platform। तो जब दिल्ली से वापस लौट रहा था जो क्या बोलते हैं ऑथर, तो क्या होता है, प्लेटफॉर्म पे द ऑथर वाज लुकिंग आउट द गर्ल। तो ऑथर है जो लेखक का, वो एक लड़की को देखता है। वेहन सी वॉज हर वॉकिंग अप फॉर द प्लेटफॉर्म। वो क्या होती है, धीरे धीरे प्लेटफॉर्म की तरफ चल के आ रही थी। सी स्प्रेंग ऑफ द फुटपाथ एंड वेव टू हर। वो क्या होता है, वो उछलकर फुटपाथ पर आती है, मतलब फुटपाथ होती है ना, उस पर उछलकर आती है, और जो लेखक होता है उसकी तरफ हाथ हिलाती है। सी ऑल्सो नोटिस्ड द ऑथर एंड स्माइल्ड। वो ये भी चीज़ देखती है कि ऑथर है, लेखक है, वो उसकी तरफ देखकर क्या कर रहा था, स्माइल कर रहा था, मतलब हंस रहा था। इट वॉज एट मोस्ट लाइक द मीटिंग ऑफ हर ओल्ड फ्रेंड। ये ऐसे लग रही थी कि जैसे दो पुराने मित्र आपस में मिल रहे हों। वे हर दे वर बोथ प्लीज्ड। दोनों वो आपस में देखकर बहुत ज़्यादा खुश थे। बाई अंडर द प्रेशर ऑफ हर फीलिंग द ऑथर कोट हर हैंड। अब उसने क्या किया, ऑथर ने उसका हाथ पकड़ लिया। दे ही आक्ट सम टाइम। कुछ देर के बाद में वो बातचीत करते हैं। इन द मीन टाइम दे फील ऑफ द डिपार्चर चेंज। वो आपस में क्या करते हैं, थोड़ा अंदर से अच्छा महसूस करता है। द ट्रेन स्टार्टेड मूविंग टू कोच कैच इट टू द ऑथर हैड टू रन। उसके बाद में क्या, थोड़ी देर बाद में ट्रेन चलने लग जाती है और ऑथर उसको पकड़ने को दौड़ता है। तो ये थे सबसे। देखो ये कहानियाँ, 7 नंबर क्वेश्चन है, नरेट द स्टोरी द ट्रेन एट डोली इन योर वर्ड्स। तो ये बहुत लंबी स्टोरी है, मैं आपको सीधी सीधी शब्दों में समझा देता हूँ। देखो रक्सिन बॉन्ड नामक ये जो लेखक है, ये कहानी कब की है, ये कहानी जब की है जब रक्सिन बॉन्ड है, द नाइट ट्रेन एट डोली नामक एक कहानी है जो रक्सिन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। इसको अपने शब्दों में बताना है, तो मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बता देता हूँ ये कहानी किस प्रकार से है। देखो रक्सिन बॉन्ड की जवानी की कहानी, उन्होंने जवानी में थे तब उन्हें एक लड़की से प्रेम हो जाता है। कब होता है, जब वो एक प्लेटफॉर्म पर एक लड़की को देखते हैं, गरीब लड़की को, तब उनसे प्रेम हो जाता है। तो वो कहानी है, ये किस प्रकार से मैं आपको बता देता हूँ। देखो क्या होता है, रक्सिन बॉन्ड अब दिल्ली आ रहे होते हैं, तब उसी समय ड्योली नामक कोई जगह होती है, वहाँ पर आ रहे होते हैं। तो वो प्लेटफॉर्म पे जैसे उतरते हैं तो उन्हें एक गरीब लड़की दिखाई देती है। अब रक्सिन बॉन्ड जवानी में होते हैं, युवावस्था में होते हैं, तो पहली बार देखते हैं उन्हें, उनसे क्या हो जाता है, उस लड़की से उसे प्रेम हो जाता है। वो लड़की गरीब है, उसके फटे हुए कपड़े हैं सारे के सारे, है ना। वो लड़की भी रक्सिन बॉन्ड की तरफ देखती है, दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। फिर रक्सिन बॉन्ड उसको अपने पास बुलाते हैं और एक दूसरे की तरफ देखकर वो चले जाते हैं। फिर क्या होता है, रक्सिन बॉन्ड एक बार फिर आता है ड्योल नामक स्टेशन पर, जब उसे अपनी दादी के घर पर जाना होता है। जैसे वो ड्योल नामक स्टेशन पर आता है तो वो लड़की उसे एक बार फिर मिलती है, रक्सिन बॉन्ड को। तब वो एक दूसरे को हाथ में हाथ रखकर कुछ दूरी तय करते हैं, लेकिन कुछ बोलते नहीं हैं। फिर क्या हो जाता है, ट्रेन आ जाती है और रक्सिन बॉन्ड जल्दी से उस ट्रेन को पकड़ लेता है। रक्सिन बॉन्ड वापस घर से वापस अपने ड्योल स्टेशन पर जब लौटता है, तब वो उस लड़की को खोजने को बहुत प्रयास करता है, लेकिन वो लड़की उसको कहीं नहीं मिलती है। वो स्टेशन मास्टर से भी पूछता है, सभी व्यक्तियों से पूछने की प्रयास करता है कि वो लड़की वास्तविकता में है कहाँ, लेकिन उसे कहीं पे भी सही उत्तर नहीं मिलता है। फिर रक्सिन बॉन्ड जब अपने घर लौटता है तो उसके सभी जर्नी में उसकी क्या यादें चल रही होती हैं। तो ये है इस चैप्टर की समरी। चलो अब बढ़ते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। हाउ डिड गांधी एंड हिज फ्रेंड बिकम द वॉलेंट्री एजेंट ऑफ द इंडियन स्पिनिंग मिल्स। तो गांधी और उसके दोस्त, महात्मा गांधी और उसके दोस्त किस प्रकार से स्वतंत्र सेनानियों का काम किया। उन्होंने खादी का जो स्वदेशी आंदोलन शुरू किया था, तब उन्होंने चरखा शुरू किया था उस वक्त। गांधी एंड हिज फ्रेंड्स वाज डिटरमाइंड टू वियर द हैंडवूम क्लॉथ मेड बाय द स्वदेशी यर्न। तो गांधी जी और उनके दोस्तों ने ये मतलब और अन्य स्वतंत्र सेनानियों ने यह निश्चय किया कि वो भारत में बने हुए खादी के कपड़े ही पहनेंगे। बट द वीवर्स क्लोथ्स फ्रॉम द फॉरेनियन। बट इस समय जो खादी के कपड़े आते थे वो कहाँ से आते थे, विदेश से या अंग्रेजों से आते थे। गांधी सर्च सम वीवर्स हु एग्रीड टू वीव स्वदेशियन। गांधी जी ने क्या किया, स्वदेशी आंदोलन चलाने के लिए, अपने स्वदेशी कपड़ा बनाने के लिए उन्होंने
कुछ स्वदेशी खादी के कपड़े निर्माण करने वालों से, बनाने वालों से इन्होंने क्या किया, बातचीत करी और उनको सहमत किया कि आप उन्हें कपड़े बना कर दो। सो बाय अडोप्टिंग क्लॉथ वीवन फ्रॉम द मिलियन एंड शोइंग इट अमंग देयर फ्रेंड्स, और उन्होंने क्या किया, कुछ जो खादी के कपड़े बनाने वाली मिलें थी उनको क्या कर लिया, अपने अंडर ले लिया, मतलब उनके साथ काम करने लगे। ही मेड देमसेल्फ ओन द इंडियन स्पिनिंग मिल्स, और धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, भारत खुद अपने हाथों से चरखा चलाते थे, खादी का निर्माण करते थे। इस प्रकार से उन्होंने भारत के अंदर स्वदेशी आंदोलन को आगे बढ़ाया, खादी और स्वदेशी कपड़ों को एक नई पहचान दी। अब पढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। व्हाट वाज द डिफिकल्टी फेस्ड बाय देम आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग द हैंडलूम एट साबरमती, तो किस प्रकार की मुश्किलें हैं वो सामना करनी पड़ी साबरमती के आश्रम में हैंडलूम केस में। तो गांधी जी एंड हिज फॉलोअर्स इंट्रोड्यूस हैंडलूम एट साबरमती, तो गांधी जी है और उसके जो अनुयायी है सभी लोग क्या करते थे, हैंडलूम है उसको, मतलब हथकरघा है उसको साबरमती में क्या किया था, उन्होंने शुरू किया था। तो गांधी जी है वो चरखा चलाना शुरू करे थे कठे साबरमती आश्रम में। बट नन ऑफ देम वाज आर्टिशियन, बट गांधी जी और उनका जो सारा का सारा जो सहयोगी था या स्वतंत्र सेनानियां, कोई ने भी वो चरखा चलाना को नहीं आता। दे डिड नॉट पोट नोन हाउ टू ऑपरेट द लूम्स, उन्होंने उस चरखे को, मतलब चरखा और उस खादी को सही से यूज करना नहीं आता था। दे नीडेड ए विविंग एक्सपर्ट टू टीच देम विविंग, तो उन्हें एक प्रकार के किसी एक्सपर्ट की जरूरत थी जो उन्हें इस प्रकार की खादी को करना चलाना सिखाए। तो देखो सीधी सीधी बात है, यहाँ पूछी गई है कि गांधी जी का द्वारा की प्रकार की मुश्किलों को सामना करे गयो जो खादी है उसको निर्माण करता समय, तो क्या करेगा भाई, गांधी जी ने ना पहली बात तो खादी को मिली, खादी मिल गई तो उन्होंने चरखो चलाना को नहीं आता, तो उन्होंने क्या एक एक्सपर्ट ना हायर करना पड़ेगा खादी ने, जो चरखाने चलाने के लिए और खादी का कपड़ा को निर्माण करने के लिए, यो है। अब अगले नंबर क्वेश्चन है, नरेट द बर्थ ऑफ खादी इन आवर वर्ड्स, इन और, तो अपने शब्दों में खादी के जन्म की कहानी को अपने शब्दों में बताए। तो यह किस प्रकार से कहानी है, गांधी जी बिलीव दैट ए स्पिनिंग वाट और ए हैंडलूम वाज द पेनेसिया फॉर द इंडिया इंक्रीजिंग पॉवर्टी, तो थाने भी पेरा अंग्रेजा कह करो, अंग्रेजा बाहर से तो सारो कपास ले जाता, ठीक है, और वही कपड़ों भारत में ले जाके महंगा रुपया बेच देता, तो इस भारत में धीरे धीरे क्या होगी, गरीबी फैलने लगी। तो गांधी जी बोलिया आप अपना खुद का कपड़ा पहनेगा, इससे क्या होगी, भारत में रोजगार की समस्या है और गरीबी है, बेरोजगारी की समस्या और गरीबी है, दोनों चीज दूर हो जाएंगी। तो इन 1915 इंट्रोड्यूस सम हैंडलूम एट द आश्रम ऑफ साबरमती, तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत करते हुए उन्होंने 1900, जो गलत है 1915 को नहीं हो रहा है, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था हैंडलूम, हथकरघा कठे साबरमती आश्रम के अंदर उन्होंने के चरखा चलाना शुरू किया था। बट गांधी जी एंड हिज फॉलोअर्स डिड नॉट नो हाउ टू अप्रोच द हैंडलूम, तो गांधी जी है और उनका साथ के जो स्वतंत्र सेनानी है उन्हें जो हथकरघा वो चलाना नहीं आता था। बट दे वर डिटरमाइंड टू पुट ऑन ओनली द क्लॉथ वोवन बाय देयर ओन हैंड, और इसके अलावा बट जो स्वतंत्र सेनानी और गांधी जी का क्या था, निश्चयवादी था कि उन्होंने कपड़ा, खादी का कपड़ा अपने हाथों से ही बनाना है। देयर फॉर दे अप्रोच द वीवर्स, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो अन्य जो खादी को काम करने वाले हथकरघाओं को अपने पास बुलाया। द स्पिनिंग व्हील एंड इज ग्रेट डिफिकल्टी, ताकि उन्हें वो ये सब चीज़ें सिखा सके किस प्रकार से चरखा चलाया जाता है। टू फुलफिल दिस पर्पज गांधी जी डिस्कवर्ड ए टैलेंट वुमेन गंगा बहन, इस काम को करते हुए उन्होंने, गांधी जी ने एक बहुत ही जो टैलेंटेड, एक प्रतिभाशाली महिला गंगाबाई को क्या किया, खोजा, गंगाबाई मजूमदार को, हु प्रोमिस हिम टू टेक ए सिंसियर एफर्ट टू सर्च द स्पिनिंग, गंगा बहन मजूमदार के द्वारा ही ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी इस अभियान को चलाने के लिए, और उन्होंने गांधी जी को और अन्य जो स्वतंत्र सेनानी वहाँ पर रहते थे साबरमती आश्रम पे, सभी को क्या है, हथकरघा चलाना सिखाया। तो इस प्रकार से जो खादी है उसका जन्म होता है। तो ये कहानी थी जो खादी का, द बर्थ ऑफ द खादी का। तो मैंने आपको सारे के सारे प्रश्न है जो कहानियाँ बा भी बता दी, सारा प्रश्न भी बता दिया। अब थे जानो किसो करके होगा पेपर। अगलो लास्ट जो टॉपिक आओगे वो है कंप्रीहेंशन, जिम थाने सीवी लिखना पड़ा है, जॉब एप्लीकेशन लिखनी पड़ा करे और रिपोर्ट, तो आज दोनों बता देसी थान, ठीक है। सीवी देखो क्यों है,
जाते कोई भी इंटरव्यू देने जाओ ना, उन वो क्या कलावा है, सीवी कलावा। एक और तो है सर्कुलम वाइच्यू, मतलब आपकी शैक्षणिक और जो व्यवसायिक भाई थारो के काम करे थे, कितना पढ़ा लिखा बात चीज है, ठीक है। और जॉब एप्लीकेशन भी बाई चीज़ है, दोनों में से एक पर्सन आओगे तो रिपोर्ट को पर्सन आओगो, और क्या थारा है जॉब एप्लीकेशन आओगी। मैं दोनों की दोनों बताऊंगा थान के साबू करनी है। लेकिन जो जॉब एप्लीकेशन और या जो सीवी लिखता टाइम है थान के बातों को ध्यान रखना चाहिए। सीवी ना फिर रिज्यूम भी बोल दे वहाँ, ठीक है। या काम कटिया हुआ है थे, कोई भी जॉब के लिए एप्लीकेशन दे रहे हो या फिर और कोई चीज़ में कोई पेपर में अप्लाई कर रहे हो, तो हर सब चीज़ों के लिए सब चीज़ काम आई। अब था ना ये चीज़ ने सीवी बनाते हो उसमें क्या ध्यान रखना चाहिए। देखो थारी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ना, सबसे पहले उन्हें बहुत अच्छे से थाने लिखना चाहिए, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या ध्यान रखना चाहिए कि भाई थे कद एग्जाम पास करी, कितना परसेंटेज के साथ पास करी, थारी कोई अगर कोई फील्ड में एक्सपीरियंस है तो थारी कितना साल को एक्सपीरियंस है, कौन सी कंपनी में और कितना दिन काम नहीं करो, ठीक है। फिर थे कौन सा सब्जेक्ट के लिए लिखना चाहो, मतलब सब्जेक्ट को अर्थ है कि जहाँ मान थाने अब जहाँ पहले थे कोई टाटा की कंपनी में काम कराया करता, ठीक है। अब थान बायात थे ऐसा सोचा मैं तो टाटा में काम कौन करा, दूसरी समानांतर कंपनी है महिंद्रा के अंदर काम करांगा, ठीक है। तो थान 5 साल को एक्सपीरियंस होगा। अब क्या करोगा थे एक सीवी लिखोगा महिंद्रा ने कि भाई मैं मेरा ये जॉब एक्सपीरियंस है, मैं टाटा में इतना दिन काम करियो, तो मैंने ना एक जॉब की ज़रूरत है, ठीक है। तो थे उस सब्जेक्ट का ऊपर लिखोगा। सब्जेक्ट का अर्थ यहाँ भी हो कि महिंद्रा का द्वारा मान लो कोई एडवर्टाइजमेंट दियो गयो तो थे का ऊपर लिख रहे हो। फिर क्या होगा पर यह सारी चीज़ें थोड़ा ध्यान रखना है। और सीवी लिखता समय एक चीज़ को और भी ध्यान रखना कि थारी भाषा है बाकी होनी चाहिए, एकदम सही होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए। यहाँ को नहीं क्या है कि भाषा लिख दी कि थार कोई को समझ में नहीं आ रही है, तो बहुत ही सरल स्पष्ट भाषा में सभी चीज़ें लिखी होनी चाहिए। तो सबसे पहले लिखने को तरीका बताऊं, सीवी आपा और लिखांगा, एक एग्जाम्पल भी दे के बता दूँ थाने कहीं लिखना सीवी। राइट ए जॉब एप्लीकेशन फॉर ए डोर टू डोर एग्जीक्यूटिव रिक्वायर्ड बाय द हिंदुस्तान टाइम। तो क्या है कि हिंदुस्तान टाइम है ना, नाम एक अखबार है थे सुने होगो, उसका द्वारा एक सर्वे कराया गया है डोर टू डोर जाके। तो उकले थाने एक क्या करना है, एक लिखनी है, एक जॉब एप्लीकेशन लिखनी है। तो जॉब एप्लीकेशन लिखोगा तो सबसे पहले थान के लिखना है, ऊपर थारो एड्रेस लिखना है, ठीक है। अब थे एड्रेस लिख दो थारो 24 स्कीम नंबर 2, मतलब ये एडवर्टाइजमेंट आए थो कि के नाम थो को 21 स्कीम नंबर 2 कठे आए थो, जयपुर के अंदर आए थो। अब को नाम दिनांक देने का बाद में था भाई ई दिनांक न थो, तो ये फॉर्मेट थे याद कर लियो भाई। फिर उसका बाद में किन लिखना है, ऊपर था लिखना है कि एडवर्टाइजमेंट आयो थो ना वो कठे आए थो 21 स्कीम नंबर पे जयपुर में, और ई तारीख ना आए थो, ठीक है। सबसे पहले था उस चीज़ के बारे में एडवर्टाइजमेंट के बारे में लिखना है। फिर क्या लिखना था ने जी व्यक्ति ने थे लिखना चाहो तो यो किन लिखोगा थे मैनेजिंग डायरेक्टर ने लिखोगा, थे तारा बॉस ने लिख सको हो। क्या तो थान पेपर के अंदर देख रखेंगे कि किन लिखना है, नहीं थे नहीं देख रखें तो मैनेजिंग डायरेक्टर ने लिख दूँ। फिर कौन सी कंपनी ने लिख रहे हो, मैं पहले बताओ हिंदुस्तान टाइम ने लिखना है, कटे कि हिंदुस्तान टाइम कंपनी जयपुर की है, ठीक है। फिर नीचे था या तो थी बेसिक जहाँ थे पहले एप्लीकेशन लिखा करता ना टू द प्रिंसिपल, बस वही सिस्टम है सारी के सारी, ठीक है। फिर डियर सर लिख दियो। फिर क्या सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट था दे के रखेंगे और दे रहा कौन देखो डोर टू डोर एग्जीक्यूटिव रिक्वायरमेंट, तो यह सब थान के दे के रखेंगे कि सब्जेक्ट ऊपर दे के रखो भाई इस चीज़ के लिए थान जरूरत है वही सब्जेक्ट है, जिस चीज़ की जरूरत हो ना वही क्या करे विषय है करे, ठीक है। अब थान क्या लिखना के अंदर इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट अपीयर्ड इन योर रेपुटेटिव डेली 6th इंटेंट। तो क्या है कि एम यह लिखी गई है कि भाई थारो एक द्वारा एक एडवर्टाइजमेंट दियो गयो थो, इंग्लिश को अखबार है ना उसके अंदर डेली 6 नंबर पेज नंबर पे क्या दियो गयो थो, आई ऑफर माई सर्विसेज फॉर द सेम। मैं क्या कि जहाँ की थारी रिक्वायरमेंट है ना, जहाँ की जरूरत है वह को मेरो काम करेडो है मैं काम कर सकूँ। माई सर्कुलम विचुआ इज इनक्लोज हेयर विद फॉर योर ऑलरेडी रेफरेंस। तो मेरे द्वारा जो काम करे गया है उसके संबंधित सारी जानकारी है मैं थाने दे दूंगा, सीवी लिख के दे दूंगा। आई एम ए यंग मैन। अब थाने क्या थारा बारह बताना है, यह तो क्या कि एडवर्टाइजमेंट में क्या क्या है तो वो लिखना पड़ेगा उसके बाद में था, ठीक है। उसके बाद में थे क्या लिखोगा कि भाई थारा बारह के जानकारी के ही, तो क्या आई एम ए यंग मैन विद ड्रीम ऑफ ड्रीमन। मैं एक नयो
लड़कों, बहुत ज़्यादा मेहनत करने वालों, आर लाइक टू मीट चैलेंजेस, और मुझे मेहनत या चैलेंज चुनौतीपूर्ण काम करने में बहुत मज़ा आता है। इफ़ यू गिव मी अपॉर्चुनिटी आई विल प्रूव एन एसेंट, अगर आप मुझे मौका दोगे तो मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा कर्मचारी साबित होऊंगा। तो ये सब चीज़ें भैया आपकी थोड़ी बहुत बढ़ाई भी करनी पड़ेगी चीज़ें, तो ये सब चीज़ें थे रट जाए। फिर क्या है, लास्ट में लिखना है थैंकिंग यू योर फेथफुली, नाम सुरेश, जो भी देना चाहो वो देते हो। तो यह तो ही सिंपल चीज़। सबसे पहले था क्या लिखना है, जो स्कीम में एडवर्टाइजमेंट दिखाया ना, वो एडवर्टाइजमेंट का बारे में। फिर था नॉर्मल लिखना, जहाँ थे पहले लिखा करता ना ऊपर द प्रिंसिपल वगैरह एप्लीकेशन लिखा करता भाई, द मैनेजिंग डायरेक्टर कि लिख रहे हो भैया जगह को नाम, फिर सर, और फिर सब्जेक्ट। फिर था नया लिखना कि भाई थे कोई भी थारे साबू बना के लिख दो कि भाई एडवर्टाइजमेंट कौन सा अखबार के अंदर आए थे, ठीक है। फिर लास्ट में था भाई थैंकिंग यू योर फेथफुली, और थारो नाम देना है। फिर था ना आई इम के अलग चीज़ है, बा अलग चीज़ हो वो सर्कुलम वर्च्यू, मतलब अपना बारे में एक अलग प्रारूप बना के देना पड़े। देखो के साबू देना पड़े, अया को देना पड़ेगा थानियो, समझ में आ गई। अया को है ना एक चौकुटो खानो बना के और उसके अंदर ये सारी चीज़ें लिख दी थी। यो जरूरी है यो लिखनो, सीवी के अंदर जो 5 नंबर को क्वेश्चन होगा तो 2 नंबर तो ये चीज़ का ही मिलेगा, और बहुत सरल है। तो इन क्या चीज़ लिखी जाए गोला बना के। सबसे पहले थारो नाम, तो इको नाम क्या सुरेश कुमार हो दे रखो। फिर थारो फादर्स नाम, तो इको नाम क्या सुरेश कुमार को फादर्स नाम मनोहर लाल है तो वो लिख दो। फिर तारीख के देनी है, डेट ऑफ बर्थ देनी है, जो भी था डेट ऑफ बर्थ देना चाहो वो लिख दो। फिर एड्रेस, जो एड्रेस ऊपर लिखे हो ना थे स्कीम नंबर 02 जयपुर 11, वो एड्रेस देना है। फिर तारा फ़ोन नंबर दे दियो, तो फ़ोन नंबर था लिखना को नहीं कहते थे, थारना फ़ोन नंबर लिख दो, डैश डैश लगा के छोड़ देना है। फिर थारी जो जो क्वालिफिकेशन है ना भाई लिख दो, स्टेटिंग इन द 12th क्लास, पासिंग विद द ग्रेजुएशन फलाना, पासिंग विद द ग्रेजुएशन इतना परसेंटेज के साथ। वर्किंग एक्सपीरियंस देना चाहो तो वर्किंग एक्सपीरियंस दे दियो। एडिशनल एक्सपीरियंस में क्या देना चाहो, आई हैव ए ड्राइविंग लाइसेंस, क्योंकि भाई डोर टू डोर एग्जीक्यूटिव को काम है तो लाइसेंस चाहिए, इसके लिए योग देना है। आई हैव ए गुड कम्युनिकेशन स्किल, या जरूर लिखनी हर मथन कि मेरी जो बोलने की क्षमता है वो बहुत शानदार है, और आई हैव ए प्लीजेंट पर्सनैलिटी। तो ये एडिशनल एक्सप्ले यो न यो इको चाहिए स्क्रीन शॉट लेकर रट लियो पूरा पूरा, और सेम टू सेम छाप दियो। तो यो हो पूरो को पूरो थारो के थो जो सीवी थो। सीवी बनाना मैं थाने दिखा दियो, एक जो पीडीएफ पर टेलीग्राम पर मिल जाओगी, थाने टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करो। टेलीग्राम को जो लिंक है मैं कमेंट बॉक्स में दे दूँगा। अब उसका अलावा थाने क्या लिखनी है, एक और लिखाऊंगा मैं, एक रिपोर्ट लिखनी है। क्या पर एग्जीबिशन हो रही है, एग्जीबिशन क्यों है, मतलब टू योर रिपोर्ट शुड विद इन द एग्जीबिशन हो रही है, फैशन डिजाइनिंग को एग्जीबिशन हो रही है, एग्जीबिशन हो रहा है ना कहीं, है ना वह। तो फैशन को जो वो है, अब इको पर थान क्या करना है, एग्जीबिशन करना है। तो रिपोर्ट के सब लिखी जाए कि नहीं, रिपोर्ट वास्तविकता वो है कि है रिपोर्ट वह कोई भी चीज़ में थे कटे गया, ठीक है। जहाँ मान लिया रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन करियो, तो ऊपर पर थे लिखोगा कि भाई मैं आया सेलिब्रेशन करियो, मैं उठे यो काम करियो, मैं एग्जीबिशन के अंदर गया, उठे या चीज़ देखी, यो चीज़ करी, मतलब अपनी सारी चीज़ लिखनी पड़े। फॉर्मेट क्या हो उस चीज़ का बारे में, सबसे पहले तो थाना डेट लिखनी पड़े भाई, वो डेट ने इस डेट को यो कार्य करेगो और की का द्वारा करेगो। तो उरा जो फैशन डिजाइनिंग को जो एग्जीबिशन है यो की कै तारीख में हो, जयपुर में हो 5 अप्रैल है, और की का द्वारा करेगो अवर स्टाफ रिपोर्टर का द्वारा। तो स्टाफ को जो रिपोर्टर है उसका द्वारा उठे गए। अब वो के देखे उठे एग्जीबिशन में, एग्जीबिशन में यह चीज़ हो जो घटित वरना जो घटना घटित हुई ना उनका बारे में लिखना हुआ है। तो क्या है, यस्टरडे आई हैपन टू विजिट ए फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन। तो कल क्या हुआ था, एक फैशन डिजाइनिंग का एग्जीबिशन हुआ था, तकनीकी और डिजाइनिंग का, एट मीना हॉल जयपुर, कठे जयपुर के मीना हॉल में। इट वाज ऑर्गेनाइज बाय द ट्रेड फेयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, ट्रेड फेयर मेला समिति के, भारतीय मेला समिति के द्वारा किया गया था, ठीक है। मोर देन 500 क्राफ्टमैन आर्टिशियन हैव डेकोरेटेड देयर पविजनल इन द होल, लगभग 50 हथकरघा और जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने अपनी जो कलाकृतियाँ उसको उस हॉल में लगाया था, ठीक है। इट वाज एग्जिबिटेड ए न्यू एरा इन द फैशन डिजाइनिंग, और वहाँ पर जाकर ऐसा लगा कि एक नई तकनीकी है उसको फैशन डिजाइनिंग के अंदर एक किस प्रकार से बढ़ रही है। इट कवर्ड फैशन प्रिविलेंट इन द मुगल पीरियड, वहाँ पर मुगल समय की जो फैशन डिजाइनिंग थी वो भी थी। द मुस्लिम ऑफ द डेका वाज इन ग्रेट डिमांड, तो जो मुस्लिम ऑफ डेका नामक जो डिजाइनिंग थी वो बहुत ज़्यादा क्या थी, डिमांडिंग में थी।
इंजीनियर फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज पार्टिसिपेट इन द एग्जीबिशन। तो उस एग्जीबिशन के अंदर जो वेस्टर्न कंट्री मतलब पश्चिमी या विदेशी लोग भी आके के पार्टिसिपेट करे थे। देर वॉज ए ग्रेट रश एट द हैंडलूम, और वहाँ पे जो मेला था, जो हथकरघा का मेला था, वहाँ पे क्या था, बहुत ज़्यादा मतलब भीड़ भाड़ थी। सिल्क कॉटन एंड हाई गारमेंट डिजाइन बाय द इंडियंस, और भारतीय डिजाइनरों के द्वारा खादी कॉटन और सूती वस्त्रों का क्या लगाया गया था, मेला लगाया गया था। इट वॉज ए न्यू टेक्नोलॉजी टू व्यू, आजकल जो नई बढ़ती हुई तकनीक का वहाँ पर एक बहुत नमूना देखने को मिला। स्पेक्टेटर्स अवे ट्रिकन टू शेयर द स्ट्रेटजी स्टैंड टेक्नोलॉजी, और जो देखने वाले लोग हैं ना, उन्होंने इस नई तकनीक को देखकर बहुत ज़्यादा वो क्या हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। इन द आर्ट ऑफ क्लॉथ एंड फैशन डिजाइनिंग, कपड़े और डिजाइनिंग के अंदर उनकी नई नई डिजाइनों को देखकर। इट वॉज ए वर्थ रिमेम्बरिंग डे फॉर ऑल, और यह जो सबके लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर था। सच एजुकेशंस ओपन ऑन द न्यू एवेन्यू फॉर द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट एंड इनहेंस योर नॉलेज, और सच इस प्रकार के जो एग्जीबिशन है वो हमारे आयात निर्यात को बढ़ाने के लिए भी बहुत मददगार सिद्ध होते हैं। तो आया कि मतलब कोई घटना हुई ना, हूँ को ऊपर थाने रिपोर्ट लिखनी हो कि भाई यो कार्य हो, तो यह महत्वपूर्ण थी, या मैं थाने बता दी है। अब बात करूँगा लास्ट एंड फाइनल पैसेज की तरफ। 4 पैसेज हम एक करना है, जो इंपॉर्टेंट पैसेज पर कराऊंगा। कौन सा इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो उन सबसे संबंधित मैं थाने सारा ऐसे और पैसे लिखना सिखाऊंगा। सबसे पहला पैसे ऐसे कौन से किस पे लिखना, पैसे किस पे लिखना है, इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर, मतलब न्यूज़पेपर को महत्व क्या है। वाई डू वी अनोक्सियस अबाउट फॉर द पोस्टमैन, तो सभी व्यक्ति ही व पोस्टमैन के लिए क्यों वेट करी हैं। द आंसर दैट ही गिव द न्यूज़ अबाउट आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव, तो क्या है कि जो पोस्टमैन है वो हमेशा अपना क्या करे, अपना जो दोस्त ही या रिलेटिव उनके बारे में क्या सूचना दे है। तो वी वांट टू नो हाउ दे आर, और हम सब लोग यही जानना चाहते हैं कि वो कैसे हैं। सिमिलर न्यूज़पेपर गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट एनीथिंग हैपनिंग इन अवर द पार्ट ऑफ द कंट्री और द वर्ल्ड, तो इसी प्रकार से न्यूज़पेपर वो हमें क्या देता है, जानकारी देता है, सूचना देता है कि आसपास के हमारे इस देश दुनिया में क्या हो रहा है। विद द एडवांस ऑफ द साइंस द वर्ल्ड हैज़ बीन बिकम वेरी स्मॉल, जैसे जैसे दुनिया बढ़ती जा रही है, ये दुनिया अब छोटी नहीं रही है, मतलब दुनिया बड़ी बड़ी हो गई है, मतलब अब हर चीज़ के बारे में अपना जानकारी मिलती रहे। वन कंट्री इज लिंक्ड विद द अनदर इन वेरियस वेज, एक देश है वो दूसरा देश से अलग अलग प्रकार से जुड़े रहे। वी गो टू आवर हायर स्टडीज इन अदर कंट्रीज, हम सब लोग है ना दूसरे देशों में जाते हैं, किसके लिए, पढ़ाई करने के लिए। वी गो फॉर द फॉरेन कंट्री फॉर ट्रीटमेंट, हम दूसरे देश जाते हैं अपना इलाज करवाने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। वी ट्रेड विद द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, हम अलग अलग देशों के साथ क्या करते हैं, ट्रेड भी करते हैं, मतलब व्यापार भी करते हैं। टुडे वाट हैपन इन वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इफेक्ट द अदर्स, जो किसी एक देश में होने वाली चीज़ दूसरे देश को भी हमेशा क्या करती है, इफेक्ट करती है। ए न्यूज़पेपर इज यूजफुल इन मैनी वेज, तो एक अखबार है वो सभी व्यक्तियों के अलग अलग प्रकार से क्या कर सकता है, बहुत मददगार सिद्ध हो सकता है। इट कवर्स ए वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट सच एज आर्ट साइंस लिटरेचर एंड वाट नॉट, तो जो न्यूज़पेपर है वो अपने अलग अलग चीज़ों में क्या बहुत ज़्यादा मददगार सिद्ध होता है, जैसे कि किस आर्ट के बारे में, कला के बारे में, साइंस और लिटरेचर के बारे में, साहित्य के बारे में आपको जानकारी जानने के लिए। द न्यूज़ ऑफ गेम एंड स्पोर्ट्स इज ऑल्सो देयर, और वहाँ पर हमें गेम की, स्पोर्ट्स की, न्यूज़ की, इन सब की चीज़ें भी क्या इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। एडवर्टाइजमेंट अपियरिंग इन द न्यूज़पेपर प्रमोट सेल्स, जो एडवर्टाइजमेंट है ना, न्यूज़पेपर के अंदर दिखाए जाते हैं, वो क्या करते हैं, सेल, कोई भी जो बिजनेस है उसको आगे बढ़ाने में बहुत मददगार सिद्ध होते हैं, इसलिए सभी चीज़ें क्या है, बहुत सही हैं। अगला प्रश्न है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो भारत के अंदर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई थी भारत सरकार के द्वारा, है ना, नई शिक्षा नीति, तो उसका पर ऐसे लिखना था, यो भी बहुत महत्वपूर्ण ऐसे है। अगला प्रश्न है द न्यू एजुकेशन पॉलिसी एम्स टू यूनिवर्सलाइज द प्राइमरी एजुकेशन एंड ऑफर स्पेशल इम्फेसाइज ऑन द अटेनमेंट फाउंडेशन लिटरेसी, तो जो नई शिक्षा नीति है ना, बाकी है कि जो प्राथमिक शिक्षा है, जो छोटा बच्चा की शिक्षा है ना, ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दियो है, ठीक है, और फाउंडेशन ऑफ लिटरेसी, साथ के साथ भारत का अंदर जो साक्षरता दर है उन बढ़ाने पर भी बहुत ज़्यादा क्या दे रहा है, जोर दिया गया है। इन द ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ प्राइमरी स्कूल सेकेंडरी स्कूल बाई
2025। तो 2025 तक भारत का अंदर प्राथमिक व जो सेकेंडरी एजुकेशन है सभी प्रकार की स्कूलों के की बढ़ावा देने के लिए कार्य करे गए हैं। ए प्लेटफॉर्म ऑफ रिफॉर्म्स विल बी रिकमेंडेड एट द स्कूल लेवल। तो जो स्कूलों में ना एक बहुत ज़्यादा बदलाव की ज़रूरत है, क्योंकि अब थानबेरन जो पहले की शिक्षा नीति वो बहुत पुरानी हो चुकी थी। अब भारत में नई शिक्षा नीति में क्या की चेंजमेंट करने की जरूरत थी, ताकि बच्चा ही बच्चे की क्वालिटी एजुकेशन ले सके। इट विल ट्रांसफॉर्म द स्कूल करिकुलम। अब यो क्या हो गया, नई एजुकेशन पॉलिसी में क्या कर दिया गया है, जो पहले क्या कर तो 10+2 एजुकेशन होया करती भारत के अंदर, मतलब 10th तक अपा सब पढ़ता, सब बच्चा समान स्ट्रीम पढ़ता, लेकिन 11th और 12th में अपा जब एडवांस लेवल में जाता तो सब बच्चा कोई आर्ट ले ले तो, कोई साइंस ले ले तो, कोई कॉमर्स ले ले तो, या कोई और कोई स्ट्रीम ले ले तो। लेकिन अब ना, अब इन क्या बांट दिया है 5+3+3+4, मतलब पहले 5 साल की प्राइमरी एजुकेशन, फिर आंगनबाड़ी एजुकेशन, फिर प्राइमरी एजुकेशन, फिर मिड एजुकेशन और फिर सेकेंडरी एजुकेशन। तो 5+3+3+4 एजुकेशन टर्म में बांट दिया गया है। वेयर स्टूडेंट आर इन द गैप ऑफ 3 to 18 स्टूडेंट, मतलब जब बच्चा 3 साल का होगा तब वह आंगनबाड़ी के अंदर रहेगा, और कितने साल तक रहेगा, 5 साल तक वहाँ पे पढ़ाई करेगा। विल बी ऑफर्ड एजुकेशन, और वहाँ पर क्या मिलेगी, आपको शिक्षा मिलेगी। इट विल रिफॉर्म आवर ट्रेडिशनल वे ऑफ एग्जामिनेशन एंड द असेसमेंट सिस्टम, और ये सब जो नई शिक्षा नीति में जो बदलाव करे गया है, जो अपना जो शिक्षा प्रणाली है या परीक्षा प्रणालियों में भी बहुत बड़ा बदलाव देखने मिला है। तो अब ये जो एजुकेशन पॉलिसी में चेंज आई वजह में तो थर्ड सेमेस्टर सिस्टम लागू हुआ है। इट विल अराइज द अवेयरनेस अमंग द मासेस टू इन्वेस्ट इन एजुकेशन, और यह बहुत जो लोग हैं उनके अंदर जागरूकता फैलेगी, ताकि वह क्या कर सकें, एजुकेशन शिक्षा ले सकें और तकनीक को प्रयोग कर सकें, और जो ट्रेनिंग जो रोजगार के लिए ट्रेनिंग ले सकें, हर सब चीज़ों के लिए। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, द करिकुलम लोड इन ईच सब्जेक्ट विल बी रिड्यूस। पहले के थो जो पहले की शिक्षा नीति थी उसके अंदर क्या थो, पढ़ाई में ज़्यादा क्या किताबी ज्ञान ज़्यादा थो, और जो नीतिगत शिक्षा थी या काम से रोजगार से संबंधित शिक्षा बिल्कुल कम थी। तो अब क्या करेगा नई शिक्षा नीति में, किताबी ज्ञान तो करेगा कम, और क्रिएटिव और एनालिटिक लर्निंग, मतलब रचनात्मक जो शिक्षा प्रणालियों में बढ़ावा दिया गया है। द न्यू एजुकेशन पॉलिसी रिवाइज एंड रिवेम्स ऑल सेक्टर ऑफ द एजुकेशन स्ट्रक्चर। तो जो नई एजुकेशन पॉलिसी है ना, बस सारा का सारा सेक्टर ही, सारा का सारा क्षेत्र ही उन्हें क्या करेगी, रिवाइव करेगी। ए सिस्टम अलाइंड विद द एस्पिरेशन गोल ऑफ 20th सेंचुरी, और जो नई एजुकेशन पॉलिसी है वो 21वीं शताब्दी से संबंधित बच्चा के अंदर जो तकनीक है, जो संस्कृति है, साहित्य है, बस सब चीज़ क्या करेगी, प्रमोट करेगी, उन्हें बढ़ावा देगी। इट एम टू इंटीग्रेट द एजुकेशन विद टेक्नोलॉजी थ्रू मल्टीपल इनिशिएटिव, और ये जो टेक्नोलॉजी है इसको क्या उद्देश्य है कि जो अलग अलग चीज़ें हैं उनको बढ़ावा देना। टेक्स्ट बुक क्वालिटी, ई कंटेंट एंड ई लर्निंग, मतलब क्या है, टेक्नोलॉजी के साथ माध्यम के साथ पढ़ाई करना, ये जो यह शिक्षा है इसको मुख्य उद्देश्य है। इट विल रूल आउट द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइमरी स्कूल इन एवरी पार्ट ऑफ आवर स्कूल कंट्री, और ये को मुख्य उद्देश्य है कि भारत का हर क्षेत्र के अंदर क्या कि प्राइमरी स्कूल खोले जाएं। अब अगलो है वो कौन सा है, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया भारत में बेरोजगारी, तो क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट इज द ग्रेटेस्ट एंड द लार्जेस्ट एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम इन आवर कंट्री। तो भारत के अंदर इस समय जो सबसे बड़ी समस्या कौन सी है, बेरोजगारी है। इट हैज़ बिन द कॉज ऑफ फॉर ऑल सेवरल गवर्नमेंट्स, और यह भारत की जो सारी सरकार है ना, उनका सामना सबसे बड़ी चुनौती पेश कर रही है, मतलब सबसे बड़ी समस्या है। अनएम्प्लॉयमेंट इज द सोर्स ऑफ एंगर इन द यूथ ऑफ योर कंट्री। तो भारत की जो यूथ है, युवा, सबसे बड़ा युवा देश है भारत अनबेर है, उनके बीच में आक्रोश है, क्योंकि उन लोगों के कौन मिल रहा है, रोजगार कौन मिल रहा है। यूथ इज द साल्ट ऑफ द नेशन। तो यूथ है ना, बस सभी लोग के ही भारत को एक रीढ़ की हड्डी ही, द साल्ट लूज इट्स फ्लेवर विद वेन द थिंग्स ऑफ द नेशन विल बी साल्टेज। और जो रीढ़ की हड्डी भाई क्या है कि भारत में अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी का कारण क्या है कि कमजोर होती जा रही है। इफ द यूथ ऑफ ए कंट्री रिमेन्स एंग्री एंड फ्रस्ट्रेटेड, अगर भारत को जो युवा लोग ही, युवा बच्चा ही अगर वह गुस्सा में रहेगा या फ्रस्ट्रेट रहेगा या डिप्रेशन में रहेगा, तो हाउ वी कैन प्रोग्रेस, तो भारत देश है वो आगे कैसे बढ़ेगा।
द लास्ट गवर्नेंस एट द सेंटर, भारत में जो सेंटर के अंदर केंद्रीय सरकार थी, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस इंट्रोड्यूस सच प्रोग्राम। तो भारत का जो एनडीए जो बीजेपी गवर्नमेंट थी, उनको जो अलायंस है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, उनके द्वारा क्या करे गए बहुत सा है कि स्कीम और प्रोग्राम लॉन्च किया गया। वुड जनरेट इनफ न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, के कि नई रोजगार के उत्पन्न हो सकें। बट इट इनहेंस द एज ऑफ रिटायरमेंट फ्रॉम 58 to 60 ईयर्स। क्या करी गई सबसे जरूरी चीज़ क्या करी गई, जो रिटायरमेंट की एज थी वह 58 साल से बढ़ा के कितनी कर दी गई, 60 कर दी गई। इट लेसन द अपॉर्चुनिटी इन गेटिंग द एम्प्लॉयमेंट इन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एट द सेक्टर। लेकिन इस चीज़ को नुकसान क्यों हो कि जो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट मिला कर तो ना वो कम होगो, क्योंकि अब 2 साल और लोग चाहेगा रिटायरमेंट होने के लिए, तो इससे कि कम लोग रिटायरमेंट लेंगे तो नए लोगों की नियुक्ति कहीं होंगी। ऑन द अदर हैंड द कांग्रेस गवर्नमेंट इन राजस्थान रिड्यूस द एज ऑफ रिटायरमेंट फ्रॉम 60 to 85। उसका दूसरा तरफ जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी बाकी करे हुए तो 58 साल पर उम्र थी, 58 साल कर दी थी रिटायरमेंट की। बट इन कोर्स ऑफ इकोनॉमी ड्राइव इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स द अनएम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी द स्टेट ऑफ राजस्थान कुड बी इंक्रीज। मतलब सिर्फ भारत की जो अर्थव्यवस्था है सरकारी प्रणाली या सरकारी नौकरियां पर निर्भर नहीं करना चाहिए, और जगह भी सरकार के उद्योगान बढ़ावा देना चाहिए। सो द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट नॉट बी सोल्व। तो इस तरीका से कि भारत में जो बेरोजगारी की समस्या पर बढ़ती जा रही है और सोल्व नहीं हो रही है। रेदर इट एक्सपेंडेड इट माउथ, धीरे धीरे क्या है कि अब बढ़ती ही जा रही है बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इन द स्टेट। और धीरे धीरे क्या कि जैसे जैसे भारत की जनसंख्या या देश की जनसंख्या, राजस्थान की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, क्योंकि नए नए युवा भारत के अंदर आता जा रहे हैं। इफ देयर इज ए विश टू सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब पहले अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या थी, अब पढ़ा लिखा लोगों के बीच में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। इट इज़ नेसेसरी दैट द यूथ शुड बी ट्रेनिंग थ्रू द वोकेशनल एजुकेशन। तो यह बहुत ज़रूरी है कि जो भारत को युवा है वो खुद ने अलग अलग प्रकार का ट्रेनिंग प्रोग्रामों के थ्रू क्या करे, खुद ने शिक्षित करे और स्किल और ट्रेड और प्रोफेशन के अंदर खुद ने स्किल्ड करे। मतलब अलग अलग प्रकार का ट्रेडा के अंदर खुद ने क्या करे, स्किल्ड हुआ है, नॉलेज ले उन चीज़ों का बारे में। मोर प्रोफेशनल फॉर द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, और कोशिश करे आत्मनिर्भर होने की। कैन बी क्रिएटेड प्रोवाइडिंग द फाइनेंशियल हेल्प टू सेटअप देयर ओन इंटर्नशिप। और यह चीज़ कद हो सका है जब हुन बच्चा ने के प्रोवाइड कराया जा, पैसा प्रोवाइड कराया जाए, लोन प्रोवाइड कराया जा। तो यह है बेरोजगारी को ऊपर संपूर्ण बता दिया है। अब लास्ट में बढ़ांगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। द प्रेजेंट एज इज एन एज ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब आधुनिक द प्रेजेंट एज इज एन एज ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन। तो वर्तमान समय है वो भारत के अंदर क्या को है, मतलब इंफॉर्मेशन सूचना व प्रौद्योगिकी को है। इट इज़ नॉट एग्जीग्रेटेड, और यह चीज़ बढ़ा चढ़ा के पेश नहीं करी जा रही है, बल्कि वास्तविकता में है। इट इज़ ए फैक्ट, जो कि एक वास्तविकता है। द कंफर्टेबल वर्ल्ड हैज श्रंक टू ए स्मॉल एरिया। जो बहुत बड़ो विश्व हो ना, अब वो क्या इंटरनेट या टेक्नोलॉजी की वजह से एक छोटो सो गो है, छोटो सो को अर्थ उनको नहीं छोटो गो है, मतलब यह है कि आप हर चीज़ पर हम नॉलेज ले सका। विच हैज़ बिकम ए वेरी लार्ज कंफर्टेबल एंड पॉसिबल ट्रेवल थ्रू। आपके वो हर जगह तक हर व्यक्ति की पहुँच होगी है। देर आर ए नंबर ऑफ मीडिया टू कम्युनिकेट विद वन ईच अदर। और अब क्या कि हर क्षेत्र में क्योंकि मीडिया सूचना है वह हर व्यक्ति का क्या कि पहुँच जाओ है कहीं ना कुछ माध्यम से, चाहे सोशल मीडिया का हो चाहे इंटरनेट का कोई भी ना माध्यम। बट वन ऑफ द लेटेस्ट मीडिया इज आवर इंटरनेट फैसिलिटी। बट सारी जो मीडिया का माध्यम है उनमें से जो नयो तकनीक है वह कौन से इंटरनेट है। अंडर दिस फैसिलिटी डीलिंग मेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड हैज ए लोकल कॉल्स। और इस चीज़ का थ्रू क्या है कि आप हर देश विदेश की कठे भी जानकारी है वह 1 सेकंड में प्राप्त कर सका। मोस्ट ऑफ आवर पीपुल प्रेजेंट एनीवेयर इन द वर्ल्ड, चाहे कोई भी व्यक्ति कठे भी रहो। कंप्यूटर ऑल्सो यूजफुल इन द डायमेंशन ऑफ द इंफॉर्मेशन। जो कंप्यूटर हैं वह बहुत ज़्यादा मददगार सिद्ध हुए हैं सूचना का माध्यम से। इवन वेहन एनी प्रोग्राम इज टेकिंग प्लेस इन एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। कोई भी प्रोग्राम है चाहे कट्ठे भी हो रहे हो उसका बारे में आप जानकारी ले सका। इट कैन बी साइमल्टेनियसली बी इंजॉय बाय द पर्सन इन द ड्राइंग रूम। और वो व्यक्ति बैठे बैठे हो, चाहे कोई लंदन में कोई चीज़ हो रही हो बापा अपने देश में घर या एक डाइनिंग रूम में बैठ के भी बात चीज़ देख सका। एवरी डे न्यू इनोवेशन आर टेकिंग प्लेस विद न्यू इम्प्रूव्स। धीरे हर रोज़ भारत के अंदर एक नया प्रकार का इनोवेशन, नई प्रकार की तकनीक आ रही, नई चीज़ें
उभर के आ रही। ड्यू टू द फास्ट ग्रोइंग ऑफ कम्युनिकेशन देयर वर भी डिफरेंट पॉजिटिव डेवलपमेंट्स, क्या कि धीरे धीरे जो कम्युनिकेशन है यो आगे बढ़ता जा रहा है। इसका कारण क्या है, बहुत सी पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रहे हैं, बहुत सी सकारात्मक मौका मिल रहे हैं लोगों आगे बढ़ने का। वर्क एंड बिजनेस ऑलमोस्ट ऑल द फील्ड हैव टच द न्यू हाइट्स, काम और जो बिजनेस हैं, उद्योग ही वह हर रोज एक नई हाइट छू रहे हैं। इट वॉज फैसिलिटेड द ग्लोबलाइजेशन, और धीरे धीरे क्या कि सारी चीज़ ग्लोबलाइज होती जा रही, मतलब पूरी दुनिया में वैश्वीकरण या पूरी दुनिया तक फैलती जा रही है। द यूज ऑफ टेलीफोन विद विजुअल इज नॉट फार ऑफ, अब जो टेलीफोन है ना वो भी क्या होगी, ऑनलाइन मतलब एक विजुअल को रूप, वास्तविकता का रूप ले लिया, जिन वीडियो कॉल बोला था। वन कैन श्योरली से द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज ए रिवोल्यूशनाइज्ड, तो ये चीज़ से अपाया कैसा जो सूचना प्रौद्योगिकी है ना वह क्या रिवोल्यूशनाइज्ड है, मतलब एक क्रांतिकारी बदलाव लाया है पूरी दुनिया के अंदर। ऑलमोस्ट एवरी फील्ड ऑफ द ह्यूमन लाइफ, हर व्यक्ति, हर वुमन है, हर आदमी है, उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव करियो है। अनडाउटली द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वुड बी कमिंग जनरेशंस, आने वाले समय में जो टेक्नोलॉजी है, तकनीक है, वो बहुत बड़ा योगदान देगी सभी लोगों की ज़िंदगी में। धन्यवाद। यो तो पूरा मॉडल पेपर सारों के सारों मॉडल पेपर में था ने बता दिया। धन्यवाद।